हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एयर क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस का बाबू याद रखना प्रैक्टिस सेट नंबर के 8 लाए बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक का हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बाबू 25 प्रश्न उठाए, जो कि अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, जो कि बिहार के किसी भी एग्जाम में के लिए अति ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले कि क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, इसका क्लास टाइमिंग क्या है, तो 8 बजे रात को बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, 8 बजे रात को इसका क्लास टाइम बाबू, ठीक है। प्रत्येक दिन 8 बजे रात को इसका क्लास होता है, ठीक है। बिहार पुलिस भर्ती 2025 का जो प्रैक्टिस सेट चलता है जीके जीएस का, उसका क्लास कब होता है, तो याद रखना 8 बजे रात को, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो उदासीन है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। याद रखना, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ए हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। CaO हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड है बाबू, जो कि उदासीन है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो याद रखना उदासीन है बाबू। पूछा जाए एग्जाम में कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो याद रखना उदासीन है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि बताइएगा गुरुत्व नहीं होता है क्या। ऑप्शन बी क्या करा, वायुमंडलियों में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। ऑप्शन सी क्या करा, सौर सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। ऑप्शन डी क्या करा, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है। गुरुत्व नहीं होता, ठीक है, हमेशा रखना गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू की वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन ए है पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी। ऑप्शन बी है कि एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। ऑप्शन सी है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन डी है कि कुछ अंतराल में गिरेगी। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमेशा रखना पृथ्वी पर दोनों ही एक समय गिरेगी, ठीक है। पृथ्वी पर दोनों ही एक समय ही में ही गिरेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो बताइएगा जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। सब लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा, जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है। तो हमेशा याद रखना बाबू, जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन, ठीक है। 277 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। याद रखना 277 केल्विन पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, तो बताइएगा सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। याद रखना बजटीय घाटा हो जाएगा, ठीक है। बजटीय घाटा हो जाएगा। जो भी बजटीय घाटा लगा रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा बाबू, राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो बताइएगा राज्य सरकार की आय की मुख्य स्रोत क्या है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमेशा याद रखना राज्य सरकार की आय की मुख्य स्रोत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है। केंद्रीय करों में भाग, केंद्रीय करों में भाग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो आउटकम
बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो बताइएगा आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, यानी कि 2005 में, ठीक है। पर 2005 में क्या किया गया था? तो हमेशा याद रखना प्रस्तुत किया गया था बाबू, ठीक है, नहीं प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेनली रूप से बात किया जाए तो 2005 से 2006 बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। मिलनी रूप से बात किया जाए तो 2005 या 6 हो सकता है, लेकिन ठीक है याद रखिएगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा तो लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए सभी लोग। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ठीक है, तो जवाब दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी है राज्य समिति से कौन संबंधित? कृषि जोत वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से, मोरारजी देसाई कराधान से। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू। याद रखना मोरारजी देसाई कराधान से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा मोरारजी देसाई कराधान से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं करेक्ट आंसर बाबू, ठीक है। याद रखें एम.एस. स्वामीनाथन है जो कि किससे संबंधित है? तो हमेशा रखना हरित क्रांति से संबंधित है। एग्जाम में पूछा जाए कि हरित क्रांति से कौन संबंधित है, तो हमेशा रखना एम एस स्वामीनाथन। राज्य समिति से की बात किया जाए तो राज्य समिति से कौन संबंधित है? राज्य समिति कृषि जोत के प्रकार पर से कौन समिति है? तो याद रखना राज्य समिति हो जाएगा। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो याद रखना दूध उत्पादन से, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन मोरारजी देसाई किससे संबंधित है? आप लोग बताइएगा मोरारजी देसाई किससे संबंधित है? तो सभी लोग बताइएगा मोरारजी देसाई किससे संबंधित है, जो ठीक है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न करा बाबू निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो कि गलत है बाबू, ठीक है। याद रखिएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो याद रखना 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो याद रखना 6 वर्षों के लिए होता है बाबू, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो हमेशा रखना अनुच्छेद 80 के तहत बाबू, ठीक, याद रखिएगा अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया था, ये याद रखिएगा बाबू, ठीक है। राज्यसभा का गठन पूछा जाए कि गठन कब किया गया था? तो हमेशा रखना अनुच्छेद अनुच्छेद 80 के तहत गठन किया गया था। और पूछा जाए कब किया गया था? तो हमेशा रखना 3 अप्रैल 1992 को, 3 अप्रैल 1992 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। 3 अप्रैल 1992 को बाबू, ठीक, याद रखिएगा 3 अप्रैल 1992 को इसका किया गया था, तो याद रखना गठन किया गया था बाबू, ठीक है। और पूछा जाए कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो हमेशा याद रखना 250 सदस्य होता है, यानी कि 250 सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितना होता है? तो हमेशा रखना 250 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? जो अगला प्रश्न क्या रहा बाबू कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं इनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जो अगला प्रश्न कह रहा है बाबू पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो बताइएगा पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, पहले बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए हमेशा याद रखना बाबू ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया बाबू, ठीक है। याद रखिएगा पृथ्वी का आयु निर्धारित करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो हमेशा याद रखना यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं बाबू, ठीक है। पृथ्वी का कुल आयु कितना है अभी बाबू? याद रखना 4.6 अरब वर्ष बाबू, ठीक है। 4.6 अरब वर्ष है बाबू, ठीक है। पृथ्वी का आयु कितना है? याद रखना 4.6 अरब वर्ष हो जाएगा, ठीक है। याद रखना बाबू, ठीक है। और सूर्य की आयु कितना हो जाएगा? याद रखना 500 करोड़ बाबू, ठीक है। 500
करोड़ वर्ष बाबू, ठीक है, 500 करोड़ वर्ष। याद रखिए सूर्य की आयु कितना है, तो याद रखना 500 करोड़ वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 500 करोड़ वर्ष हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, तो बताइएगा महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से बाबू, याद रखना महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है, तो बताइएगा व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखना बाबू व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, हमेशा रखना व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है, तो उपोष्ण उच्च दाब से चलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न के जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है, तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जवाब दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है। तो याद रखना है हमेशा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, ठीक है, शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा हो जाएगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्नों को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बाबू याद रखिएगा ये बिहार के सभी एग्जामों के लिए अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, ठीक है, याद रखिएगा बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए अति ही महत्वपूर्ण साबित होगा बाबू, ठीक है, याद रखना, इसलिए VVI से नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रश्न को जरूर नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, 75 विधान परिषद तथा 40 लोकसभा हो जाएगा, 75 विधान परिषद तथा 40 लोकसभा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो हमेशा रखना बाबू अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया गया था। और राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा का गठन कब किया गया था, तो हमेशा रखना राज्यसभा का गठन बाबू अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की गठन किया गया था, ठीक है। अब विधान परिषद का उल्लेख किस में है, तो बताइएगा विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो हमेशा रखना 171 अनुच्छेद में बाबू, ठीक है, अनुच्छेद 171 में दिया गया है, ठीक है। अब विधानसभा की संरचना के किस अनुच्छेद में बननी थी, तो हमेशा रखना 170 में बननी थे बाबू, ठीक है, विधानसभा की संरचना देखिए किस अनुच्छेद में बननी थी, तो हमेशा रखना 170 में बननी थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, पुर्तगाली हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हमेशा रखना पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली में भी कौन था, तो याद रखना वास्को डी गामा बाबू, ठीक है, वास्को डी गामा हो जाएगा, वास्को डिब्बा वाला नहीं पड़ेगा, वास्को डी गामा हो जाएगा, ठीक है, वास्को डी गामा हो जाएगा, ठीक। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो याद रखना पुर्तगाली थे, लेकिन पुर्तगाली में भी कौन थे, तो याद रखना वास्को डी गामा थे। कौन ये हिंद चीन कब पहुंचे थे, तो कब पहुंचे थे, तो हमेशा याद रखना बाबू 1498 में, 1498 में, कि 1498 में पहुंचे थे। किसके लिए पहुंचे थे, तो बताइएगा पहले कहाँ पहुंचे थे, तो बताइएगा केरल में पहुंचे थे, याद रखना है केरल में पहुंचे थे। केरल में भी कहाँ, तो याद रखना कालीकट एक जगह है बाबू, ठीक है, केरल में कालीकट जगह है बाबू, ठीक है, वहां पहुंचे थे, याद रखिएगा वहां पहुंचे थे। और पूछा जाए एग्जाम में कि वास्को डी गामा भारत किस लिए आया था, बताइएगा वास्को डी गामा जो आया था भारत यानी कि हिंद चीन, वो किस लिए आया था, तो हमेशा रखना व्यापार के लिए बाबू, ठीक है, व्यापार के लिए आया था, ध्यान दीजिएगा व्यापार के लिए आया था। वो भी किस चीज का व्यापार करने के लिए, तो याद रखना मसाला का व्यापार करने के लिए, ठीक है, मसाला का व्यापार करने के लिए आया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा निम्न में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था, तो बताइएगा निम्न में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बर्नार्ड बारूच हो जाएगा, बर्नार्ड बारूच ने
सर्वप्रथम शीत युद्ध के शब्द का प्रयोग किया था बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो गया जी। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। वो भी कब क्या था तो बताइएगा, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग कब क्या था, तो हमेशा याद रखना। और 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था बाबू ने, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था बाबू, ठीक, याद रखना। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग कब किया था, तो हमेशा रखना 1947 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा है, निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय सुरक्षा ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिए 14 दिसंबर को, ठीक है, 14 दिसंबर को बाबू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो हमेशा तक 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और पूछा जाए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो दिवस कब मनाया जाता है, तो हमेशा याद रखना है 14 दिसंबर को ही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो दिवस भी मनाया जाता है बाबू, ठीक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो दिवस कब मनाया जाता है, तो हमेशा रखना 14 दिसंबर को ही बाबू, ठीक है। और पूछा जाए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है यानी कि 14 दिसंबर को, तो आप लोग जानते करते हैं, लेकिन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था, तो हमेशा याद रखना बाबू 2002 में, ठीक है। यूरो दक्षता यानी कि यूरो दक्षता ब्यूरो की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 2002 में, ठीक है, 2002 में बाबू, ठीक, याद रखिएगा 2002 हो जाएगा, ठीक है, 2002 में इसका स्थापना हुआ था बाबू जी, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्न में से कौन है, तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला निम्न में से कौन है, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है, नीता अंबानी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा नीता अंबानी हो जाएगा। जो भी नीता अंबानी लगा रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में जो भी सी बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर है। ये सदस्य के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में सदस्य के रूप में कब 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 बने थे, याद रखना, याद रखना 4 अगस्त 2016 को बाबू, ठीक है, 4 अगस्त 2016 को, ठीक है, 4 अगस्त 2016 को बाबू, याद रखना 4 अगस्त 2016 को, डेट को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, तो बताइएगा निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी बाबू, ठीक है, सलमान रुश्दी फ्यूरी से, ठीक है, सलमान रुश्दी फ्यूरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बाबू, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, जो अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया था, तो बताइएगा निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना शुरू किया गया था, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, याद रखना है 1994 में, ठीक है, 1994 में ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सभी लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू कि निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था, तो बताइएगा निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ था, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ष 2010 में, ठीक है, वर्ष 2010 में बाबू राष्ट्रीय सौर मिशन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। फुल डेट अगर जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा 11 जनवरी 2010 को बाबू, ठीक है, 11 जनवरी 2010 को, ठीक है, याद रखिएगा 11 जनवरी 2010 को, याद रखना बाबू, ठीक है, 2010 यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, कार्य योजना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो बताइएगा कार्य योजना प्रोटोकॉल का संबंध है किससे, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनको करेक्ट आंसर है, ठीक है, जैव सुरक्षा समझौता से, जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव सुरक्षा समझौता कब हुआ था, तो हमेशा रखा 29 जनवरी 2000 को, 29 जनवरी 2000 को बाबू, ठीक है। जैव सुरक्षा समझौता कब हुआ था, तो याद रखना 29 जनवरी 2000 ईस्वी को, ठीक है, 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, ठीक है,
सत्येंद्र नाथ बोस को, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस के बाद, ठीक है, याद रखना ऑप्शन और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ बोस बोस एक प्रकार के क्या थे, वैज्ञानिक थे बाबू, ठीक है। याद रखना अ, भारतीय भौतिकी विज्ञान थे, याद रखना भौतिकी के विद्यार्थी थे, वैज्ञानिक थे, याद रखना बाबू, ठीक है। विज्ञान और गणितज्ञ भी थे बाबू, ठीक है। वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे, याद रखना गणितज्ञ हो जाएगा, ठीक है। गणितज्ञ भी थे, एक प्रकार का गणितज्ञ भी थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न क्या रहा बाबू, ध्यान दीजिएगा पहले। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा। तो बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, ठीक है। श्रम विभाजन का अस्तित्व का, श्रम विभाजन अस्तित्व का हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। दुर्खिम ने आत्महत्या को निम्न में से क्या माना, तो बताइएगा दुर्खिम ने आत्महत्या को निम्न में से क्या माना था। तो सभी जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, ठीक है। सामान्य माना था, ठीक है, सामान्य माना था। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग अगले प्रश्न को जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, जो अगला प्रश्न करा बाबू, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो सभी लोग को जवाब देना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाब, ठीक है, मैक्स वेबर ने, ठीक है, मैक्स वेबर ने बाब, ठीक है, याद रखना मैक्स वेबर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका करेक्ट आंसर हो गया है। तो चलिए क्लास चेंज हो गया बाबू, बताइएगा क्लास कैसा लगा और बताइएगा आप लोग कितना सही किए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए